Hello everyone, welcome to the channel The Physical World. Today we will be taking a next chapter which is very important from boards as well as your entrance. और वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद रेस्ट चार्जेस, चार्ज जो रेस्ट पे होता है. नाउ कनेक्टिंग टू दिस चैप्टर देर आर मेनी चैप्टर्स अहेड. आगे आने वाले टाइम में मेरे पास और बहुत सारे चैप्टर्स है जो इसी चैप्टर से लिंक्ड होते हैं. तो वो कौन कौन से चैप्टर्स है, उनमें हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉज हमें वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो सारे हम आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में उन सारे चैप्टर्स के बारे में. और फिर हम सिंपली स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट, दैट इज़ चार्जेस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज. नाउ व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज आप जानते हो, चार्ज इज़ अ स्मॉलेस्ट पैरामीटर जिसको हम दोबारा वी कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, हम उसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते. एंड चार्ज में भी ऑफ टू टाइप्स. चार्ज की हम बात करेंगे आगे जाके, बट अभी के लिए चार्ज आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं. नाउ अगर ये चार्ज, इस चार्ज को मैं क्यू से इंडिकेट कर रहा हूँ, अगर ये चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सिर्फ रेस्ट चार्ज की बात करते हैं कि रेस्ट चार्ज में क्या क्या होगा, कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वर्क डन होगा, वो सारी बात करेंगे हम इस चैप्टर में. और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है. नेक्स्ट, अब चार्ज रेस्ट पे ना, दूसरी कंडीशन क्या होगी? चार्ज मूव भी तो कर सकता है. सो द सेकेंड कंडीशन इज योर चार्ज मूव्स. अच्छा, अगर चार्ज मूव करना शुरू कर दे, चार्ज में मूव कर रहा है, तो कोई भी चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर चार्ज मूव कर रहा है दैट मीन फ्लो ऑफ चार्जेस. सो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट? करंट. वेरी नाइस. सो फ्लो ऑफ चार्ज, अगर ये चार्ज फ्लो करना शुरू करते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो मेरे पास क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस. ये हम बात करेंगे आगे जाके क्या होता है डिफरेंस वगैरह, बट अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है V वोल्टेज का. अगर किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, इसका मतलब वहाँ पे करंट फ्लो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट मीन्स योर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. करंट I फ्लो करना शुरू कर देगा. और ये जो चैप्टर है मेरे पास, इसमें हम सिर्फ करंट की बात करेंगे. करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज ओम्स लॉ, ये सारी बात करेंगे हम इस चैप्टर में. सो तो चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर का नाम है. सेकेंड चैप्टर, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अभी हमें सिर्फ लिंक देखना है कहाँ से हम जा रहे हैं. अब करंट हमको पता है, करंट फ्लोज इन अ वायर. जब भी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है. सब जानते हैं राइट हैंड थंब रूल. सो व्हेनेवर करंट फ्लोज इन अ वायर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड. तो किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वायर के अराउंड, जिसको हम बी से इंडिकेट करते हैं. ओके, तो ये जो चैप्टर है करंट से फील्ड प्रोड्यूस होना, क्या फील्ड के क्या क्या इफेक्ट्स है, वो फील्ड क्या फोर्स लगा सकती है, वो सारी चीज़ हम किस में बात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में. मैग्नेटिक फील्ड थर्ड चैप्टर, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे भी चैप्टर का नाम आता है, बट बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं हम. नेक्स्ट, अब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कहीं जगह पे किसी जगह पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. अब उस मैग्नेटिक फील्ड से मुझे दोबारा करंट को प्रोड्यूस करना है. सुनो ध्यान से, दोबारा करंट फील्ड से दोबारा करंट को प्रोड्यूस करना है. बट ये करंट और जो अभी प्रोड्यूस करेंगे वो वाला करंट अलग है. सो मैग्नेटिक फील्ड से मुझे दोबारा एक करंट को प्रोड्यूस करना है. मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट. क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट. ओके, इंड्यूस्ड करंट. अब ये करंट अलग है, ये करंट अलग है. ओके, दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सिंपल करंट बोलेंगे या फिर कन्वेंशनल करंट. दिस नोन एज कन्वेंशनल करंट.
क्यों बोलते कन्वेंशनल? जब हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर तो हम करेंगे, देखेंगे क्या होता है करंट, कन्वेंशनल करंट। नाउ ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा करंट को प्रोड्यूस होना, दिस चैप्टर इज नोन एज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो अभी के लिए तो कितने चैप्टर हो गए मेरे पास? चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर नंबर 4 EMI। अच्छा, अब देखो अभी इसमें हम क्या क्या पढ़ते थे करंट से फील्ड पे आने में? हम पढ़ते थे राइट हैंड थंब रूल, याद होगा आप लोग को, है ना? राइट हैंड थंब रूल, व्हाट वाज राइट हैंड थंब रूल? Right hand thumb rule is this thumb indicates the direction of current and the curved finger indicates the direction of magnetic field। ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था इसे, दिस वॉज योर फोर्स, दिस वॉज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वॉज योर करंट। ठीक है, अच्छा ये जो राइट हैंड थंब रूल था, इट वॉज यूज टू फाइंड वॉट? राइट हैंड थंब रूल यूज टू फाइंड वॉट? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका रूल हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज टू फाइंड वॉट? यूज टू फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर। जैसे कहीं पे मेरे पास फील्ड गिवन है एंड करंट गिवन है, तो मुझे फोर्स फाइंड करना है कि फोर्स कैसे कहाँ लगेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज यूज टू फाइंड फोर्स ऑन ए कंडक्टर। अच्छा, ये सब बात हम करते थे इस वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। अच्छा, एग्जाम्पल क्या था इसका? एप्लीकेशन क्या थी उसकी? एप्लीकेशन था द वर्किंग ऑफ मोटर। द वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर क्या था? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये हम पढ़ा था यहाँ पे। नेक्स्ट, जब हम मैग्नेटिक से दोबारा करंट पे आते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? देन वी विल लर्न अबाउट विच लॉ? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो यूज़ करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है दिस यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। वेरी गुड, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इससे हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि कहाँ लग रहा है करंट, में किस तरफ फ्लो हो रहा है। और इसका जो एग्जांपल है एप्लीकेशन, दैट इज जनरेटर। जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये सारी बात करते हैं हम EMI के अंदर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से मेरे पास एक फील्ड आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अब देखेंगे हम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों को आप कंबाइन करते हो, यू विल गेट द नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, चैप्टर नंबर 5। समझ में आ गया कनेक्शन सारे चैप्टर्स के अंदर? सो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, बट अभी के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो गिव हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम आज पढ़ेंगे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। चार्ज क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये कैसा पैरामीटर है जो उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं किसी आइटम को तोड़ना शुरू करूँ, एक आइटम को मैं तोड़ना शुरू करूँ, तो आइटम के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मिलेगा। अभी इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हम, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल। सो जस्ट टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस डू यू हैव? मेरे पास चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल होता है चार्ज? नहीं, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल बॉडी होती है।
चार्ज नहीं होता। जो बॉडी के पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बॉडी। चार्ज कैन नॉट बी न्यूट्रल, ध्यान रखना। सो न्यूट्रल यहाँ पे नहीं आएगा। इज इट क्लियर? सो आई हैव ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है और नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है वो आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल है। सब बड़े सिंपल से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, NaCl, सोडियम एंड क्लोराइड। अब सोडियम और क्लोरीन जो होता है, इसमें सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281 और क्लोरीन के पास 287। नाउ इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये चाहता क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेना। इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, कि जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन मिला बस एक्सेप्ट कर लेगा। और सोडियम क्या होता है? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये क्या चाहता है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट इट विल जस्ट लूज दिस इलेक्ट्रॉन, लूज कर देगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लूज करने की। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? गेन करने की। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर और यहाँ पे आ गया, ये 8 हो गया, सो दिस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। सो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इसके पास जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है वो कैंसिल हो रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ चुका, अभी प्रोटॉन नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो गया, और क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। सो दिस इज हाउ योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर क्रिएटेड। तो बेसिकली बताओ यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दे कैन नॉट मूव। सो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, चार्जेस अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है दोनों के बीच में। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हो ना, प्लस प्लस दुश्मनी, माइनस प्लस अट्रैक्शन। यूनिट, अब चार्ज का यूनिट सबसे सिंपल कूलम, इसको इंडिकेट करते हैं C से, कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है कुछ तो रहेगा चार्ज, नेगेटिव तो है बट कितना नेगेटिव है? सो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नेगेटिव होता है, और वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्जेस किसी बॉडी के ऊपर कैसे आते हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अगर मैं किसी दो बॉडी को रब करूँ तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? उसमें थोड़ा हीट डेवलप हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हो जाएगी। हीट की वजह से क्या होगा? एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दूसरे बॉडी के अंदर। सो जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चले गए, ये दो बॉडी है, हमने क्या किया? फ्रिक्शन लगाया। फ्रिक्शन लगाने से क्या होगा? सपोज बॉडी ए और बॉडी बी, दो बॉडी मेरे पास, बॉडी ए में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बॉडी बी में, या फिर हो सकता है बॉडी बी में से इलेक्ट्रॉन चला जाए बॉडी ए में। दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। हमने सपोज के ए से बी में गया, सो ए जो है ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और बी जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो द फर्स्ट थिंग इज कि फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल इज ग्लास। एक ग्लास रॉड, अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करूँ, सिल्क के साथ मैं रब करूँ तो ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिंपल है। या तो आप लोगों को जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हम स्केल लेके हेयर के ऊपर फ्रिक्शन मतलब रब करके फिर हम छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते थे और पेपर के पीस अट्रैक्ट होते थे। तो ये भी एक तरह का क्या हो रहा है, इसमें चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। जिसमें रब कर रहा हो हेयर से तो स्केल और हेयर के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। स्केल विल बिकम चार्ज बॉडी, और वही चार्ज बॉडी उन पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा। पेपर्स को अट्रैक्ट कैसे करेगा? इंडक्शन। आगे पढ़ेंगे इंडक्शन क्या होता है। So this is friction. Second, to become stable. स्टेबल होने के लिए एग्जाम्पल
NaCl। जैसे ये NaCl स्टेबल है क्योंकि सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, सोडियम भी स्टेबल, क्लोरीन भी स्टेबल, दोनों अपने अपनी जगह पे स्टेबल हो गए और ये बन गया NaCl, टेबल सॉल्ट। टू बिकम स्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। सो ये दो तरीके से होता है चार्ज क्रिएशन, एक पहला फ्रिक्शन, दूसरा टू बिकम स्टेबल। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो करते हैं। देखो क्वांटाइज का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट, क्वांटा सबसे छोटा। एग्जाम्पल बताओ कि मैं करेंसी का, हमारी इंडियन जो करेंसी होती है, इंडियन करेंसी के अंदर सबसे छोटा रुपया होता है 1 रुपी। सो 1 रुपी, अगर मैं 1 रुपी को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो वो बन गया 2 रुपीज़। मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो वो बन जाएगा 100 रुपीज़। मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ किसी पैरामीटर से तो वो वाला रुपया हो जाएगा। सो सबसे छोटी करेंसी क्या होगी मेरे पास, 1 रुपी। सो 1 रुपी इज़ अ क्वांटा ऑफ करेंसी। तो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो मल्टीपल्स होते हैं इसके, दैट इज नोन एज क्वांटा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा क्वांटा, देखो सपोज ये मार्कर है, अगर मैं आपको बोलूँ कि जाओ बाज़ार में और 5 मार्कर लेके आओ, तो आप क्या करोगे, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर ऐसे लेके आओगे, 5 मार्कर लेके आओगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ 4.5 मार्कर लेके आओ, तो 4.5 मार्कर आप कैसे ला सकते हो, या तो मार्कर 4 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, यू कैनॉट गेट 4.5। तो ठीक उसी तरह चार्ज 1 होगा या चार्ज 2 होंगे, चार्ज हमेशा मल्टीपल्स में होते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स मल्टीपल ऑफ पार्ट्स। सो इसका जो डेफिनेशन है दैट इज चार्ज is an integral multiple of electron, कि इलेक्ट्रॉन का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे चार्ज जो है, क्यू इसमें चार्ज अगर मैं E लिखूं तो हो गया 1E, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज इस क्यू के पे होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो, सो ऑल राइट Q equals to 2E, twice of the charge of electron. So ये क्या हो गया, 1 into 1.6 into 10 power minus 19 coulombs। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 into 1.6 into 10 power minus 19 coulombs, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप। तो जितने आपको रिक्वायरमेंट है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। Q equals to NE। So where is N is what, N is number of electrons, and what is E is the charge of electron, और वो कितना होता है 1.6 into 10 power minus 19 coulombs। So this is your quantization of charge, simple, Q equals to Ne। अच्छा, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए, प्रोटॉन्स भी तो हो सकते हैं। सपोज मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। तो बताओ मेरे पास चार्ज कितना हुआ, क्या बता सकते हो चार्ज कितना हुआ। वेरी गुड, सबसे सिंपल है ना, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। सर चार्ज कुछ नहीं उसमें, जीरो चार्ज। जीरो, आपको कैसे पता जीरो चार्ज है, बिकॉज इसी को आपने यूज़ किया क्वांटाइजेशन। क्या था, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है 1.6 into 10 power minus 19। देन प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स भी उतने ही हैं, 10 into 1.6 into 10 power minus 90, बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। तो प्लस एनी पैरामीटर माइनस एनी पैरामीटर विल गिव यू 0 coulombs। आपने इसी का यूज़ किया n into a। सो बेसिकली दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। अभी हमें इंडक्शन पढ़ना है कि इंडक्शन की वजह से भी चार्ज आ सकता है। इसके पहले हमने पढ़ा दो पॉइंट्स जिससे चार्ज आता है, दैट इज फ्रिक्शन और टू अचीव स्टेबिलिटी। अब ये होता है कि चार्ज इससे भी आ सकता है।
और इससे चार्ज कैसे आएगा पहले वो देखते हैं। पहले देखते हैं इंडक्शन क्या होता है। अच्छा, इंडक्शन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप अपनी टीवी स्क्रीन के पास जाते हो, व्हेन यू गो टू टीवी स्क्रीन, योर हैज़ अट्रैक्ट टू द टीवी स्क्रीन। आपके बाल जो होते हैं वो टीवी स्क्रीन पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिस ऑल बिकॉज ऑफ इंडक्शन। आपकी टीवी स्क्रीन जो है वो ऑलरेडी चार्ज है। ये आपका टीवी स्क्रीन है, ये ऑलरेडी चार्ज होती है बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स टकराते रहते हैं। ठीक, सो लेट अस टेक ये पॉजिटिव चार्ज है। और आपका जो हेयर्स होते हैं दैट इज़ न्यूट्रल नाउ। हेयर न्यूट्रल है, हेयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, हमारी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी मीन्स व्हाट, कि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो चीज़ न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 4 है और प्रोटॉन्स भी 4 हो गए, इसलिए न्यूट्रल है। नाउ जैसे ये प्लस, जैसे ये हेयर हमारे स्क्रीन के पास अट्रैक्ट होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव क्या कर रिपल करेंगे। देखिए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल करेंगे। सो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल कम ओवर हियर, यहाँ पे आएंगे, इस तरफ आएंगे। तो क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये हेयर्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर इंडक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली ये है, ये क्या हुआ, क्या ये बॉडी चार्ज हो गई? नहीं, ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है, ये बॉडी पोलराइज हो गई है। क्या हो गई? पोलराइज। बट स्टिल अभी भी वो कैसी है, न्यूट्रल है, क्योंकि उतने ही अब इस बार अभी भी उतने ही प्रोटॉन्स है और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो अभी भी न्यूट्रल है। लेकिन सारे चार्जेज जो है डिसलोकेट हो गए, नेगेटिव इधर आ गए एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ चले गए। ये बॉडी पोलराइज हो चुकी है, पोलराइजेशन पढ़ेंगे आगे जाके। सो ये तो होगी न्यूट्रल। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ फिर से क्या हो गया, रैंडम से मिक्स हो जाएंगे फिर से। तो दिस इज इंडक्शन। अब इंडक्शन के ऊपर चार्ज हमें क्रिएट करना है ना, वो कैसे क्रिएट करते हैं? लेट अस टेक अ चार्ज्ड बॉडी। ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल। अब बताओ, ये पॉजिटिव है तो इसके पास में कौन से चार्ज आएंगे? नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, और इधर कौन से जाएंगे? पॉजिटिव। रिपल्शन होगा। ठीक, अभी भी न्यूट्रल है ना। अब एक और बॉडी लेके आओ, न्यूट्रल बॉडी, ये भी न्यूट्रल है। दिस इज बॉडी ए, बॉडी बी। अब इस बॉडी को क्या करो, टच करा दो। इस बॉडी को टच करा दो। जब आप इस न्यूट्रल बॉडी को टच कराओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन। द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज विल कंडक्ट फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, या फिर वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। फिर इसको सेपरेट करो, इसको वहीं रखना है। ओके, इसको सेपरेट नहीं करना है, इसको वहीं रखो और इस वाले को अगर टच करो और छोड़ दो। सो नाउ दिस बॉडी ए, अब ए बॉडी के पास अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज अंदर बचा हुआ है, सो दिस विल बिकम नेगेटिव चार्ज। और बी बॉडी जो है, इस पर कौन सा चार्ज आ गया अंदर? पॉजिटिव। तो ये कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सो बिकॉज ऑफ इंडक्शन इवन यू कैन क्रिएट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कंडक्शन से तो कर ही सकते हैं, वो बहुत सिंपल है। एक चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी को टच करा दो, वो भी चार्ज हो जाएगी। हाफ चार्ज बढ़ जाएंगे, आधे आधे। इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो एक इसमें रह गया और एक इसमें रह गया। सिंपल है ना। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। मुझे फाइंड करना है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE। व्हाट इज Q? Q इज चार्ज, या हम कह सकते हैं टोटल चार्ज। व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एंड व्हाट इज ई? इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी को देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 कूलम चार्ज, दैट मीन्स दिस क्यू इज गिवन टू मी। सो ये हो गया 1। क्या मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है क्या? सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही तो मुझे पता करने, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट अस टेक एन। ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितना होता है वो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? सिर्फ नंबर फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सो डोंट कीप नेगेटिव, ओनली टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पार्ट। सो देयरफॉर एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो व्हेन यू सॉल्व दिस पार्ट, आपको क्या मिलेगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पैरामीटर, ये जो वैल्यू आपको याद रखनी है कि एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों याद रखने? बिकॉज हर बार आप करने नहीं बैठोगे ऐसे Q इक्वल्स टू एनी। अगर आपके पास 4 कूलम है कि बताओ 4 कूलम में कितना, सो एक में इतना है तो 4 में कितना, मल्टीप्लाई बाय 4। 10 कूलम में कितना, मल्टीप्लाई बाय 10। तो जितना भी मुझे गिवन होगा चार्ज, उससे बस मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैन ए बॉडी बी गिवन +7 इंटू 10⁻18 सॉरी -18 कूलम चार्ज? क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मुझे इतना चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। पॉजिटिव है तो निकालने पड़ेंगे, यू हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, दिस इज माई बॉडी, इफ़ आई रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कितना प्लस बढ़ जाएगा जितना उस पर चार्ज था। सो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूँ तो ये कितना होगा? +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब बताओ मुझे कितना चार्ज क्रिएट करना है? इतना क्रिएट करना है। दैट मीन्स वी विल यूज द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE। ये कितना चार्ज क्रिएट करना है? प्लस में, सो 7 इंटू 10⁻⁻18। N फाइंड करना, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब फिर बता रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे लेना है मैग्नीट्यूड, डोंट टेक साइन। अच्छा, N इज इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट डिवाइड होगा तो 7 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो जाएगा 7/16 इंटू 10⁻2। दिस विल गिव यू, ये हो गया 700/16, 43.7। इतने इलेक्ट्रॉन्स है 43.7। अब बताओ 43.7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? या तो 43 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 44 होंगे, बीच में कुछ होता नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऐसा नंबर तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज इतने इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते, ये तो अपने रूल के खिलाफ है। सो दैट मीन्स इतना चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव सो मच चार्ज। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज अगर मैं इस 7 की जगह पे लिखूँ +8, चलो इसको देखते हैं कैसे। क्या मैं इतना दे सकता हूँ? ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 इंटू 10⁻⁻18। यहाँ पे क्या होगा? 8, देन यहाँ क्या होगा? 8, यहाँ क्या होगा? 8। अब ये नंबर है वो, ये कितना होगा? ये होगा 100/2, सो दिस विल बिकम 50। क्या 50 एक इंटीजर है? येस, 50 इंटीजर है। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल नहीं सकते, 50, 51, 52, 53। सो दैट मीन्स इतना चार्ज हम दे सकते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज क्वांटाइजेशन? सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।